डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह चीन, मेक्सिको और दुनिया के कई अन्य स्थानों पर टैरिफ का उपयोग करना चाहते हैं जो अमेरिका में सामान आयात करते हैं। हम उन कंपनियों की रक्षा करने के लिए मजबूत टैरिफ लगाएंगे, तो क्या इससे आर्थिक उछाल या आर्थिक मंदी होगी? क्या इससे महंगाई फिर से बढ़ेगी या यह अर्थव्यवस्था को इस हद तक धीमा कर देगा कि हम और अधिक देख सकें? अवमूल्यन। अगर मंदी नहीं हुई तो यह स्पष्ट रूप से अवमूल्यन की ओर ले जा सकता है। मैं इन सवालों का जवाब 3 सरल तेज कदमों में देने जा रहा हूं। पहला कदम, चलिए टैरिफ के तर्क पर चर्चा करते हैं। लोग डोनाल्ड ट्रंप की तरह क्यों कहते हैं कि यह एक अच्छा विचार है और टैरिफ वास्तव में एक सरल अवधारणा है। मान लीजिए कि हमारे पास व्यवसाय XYZ है और यह एक अमेरिकी निगम है और यह एक काल्पनिक सीमा है, हम कहेंगे। तो अगर हमारे पास चीनी कंपनी ABC है जो सामान आयात कर रही है, जिसे इस नीले वर्ग द्वारा दर्शाया गया है अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं? वह कहते हैं, ठीक है, हम उन सामानों की लागत को 100% बढ़ा देंगे। इस उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि टैरिफ 100% है। तो सामान्यतः ABC उस सामान को अमेरिका में $5 में निर्यात कर रहा होगा और कंपनी XYZ के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा होगा। लेकिन अब अचानक इस अतिरिक्त 100% टैरिफ के साथ, जो मूल रूप से एक कर है, यह बस 100% कर है, अब अचानक यह सामान $10 हो जाता है। तो अमेरिकी उपभोक्ता वे किस सामान को खरीदने की संभावना रखते हैं? अगर वे बहुत समान हैं, एक $10 है, एक $5 है, स्पष्ट रूप से यह एक आसान निर्णय है। वे कंपनी XYZ से घरेलू उत्पाद खरीदने जा रहे हैं। तो यहां तर्क का सार यह है कि यह घरेलू अमेरिकी व्यवसायों की रक्षा करता है। हम अमेरिका को पहले रखते हैं। अब कई अर्थशास्त्री इसे संरक्षणवादी नीतियों के रूप में कहते हैं। अगर आपने पहले यह शब्द सुना है, और यह केवल मौजूदा व्यवसायों के लिए नहीं है, वे तर्क करते हैं कि यह वास्तव में स्टार्टअप्स की भी मदद करता है, क्योंकि जब स्टार्टअप्स पूंजी पर सीमित होते हैं तो वे संसाधनों पर भी सीमित होते हैं। वे चीन, भारत, मलेशिया, मेक्सिको आदि के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते। यह उनके लिए कठिन बना देता है। तो यह अमेरिकी स्टार्टअप्स के लिए प्रशिक्षण पहियों की तरह है, जब तक कि वे उस स्तर पर नहीं पहुंच जाते जहां वे प्रतिस्पर्धा कर सकें, और फिर शायद आप टैरिफ हटा सकते हैं। तो ये टैरिफ कई कारणों और कई रणनीतियों के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन मुख्य बात जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वह है अमेरिका में मौजूदा कंपनियों की रक्षा करना। तो इसका एक बड़ा उदाहरण कार कंपनियां होंगी। चलिए हम सभी जापानी कारों या कोरियाई कारों पर 100% टैरिफ लगाने का निर्णय लेते हैं। तो अमेरिका में उनके समकक्षों की तुलना में वे बहुत, चलिए कहें, अवांछनीय हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास फोर्ड के बीच चयन करने का विकल्प है, या चलिए एक टोयोटा की बात करते हैं, और वे बिल्कुल एक ही कार हैं, लेकिन टोयोटा की कीमत दोगुनी है, फिर आप फोर्ड के साथ जाएंगे। तो यहां एक और तर्क यह है कि इससे अमेरिका में विनिर्माण नौकरियां बनी रहती हैं, और ये वे अच्छी नौकरियां हैं जो हम रस्ट बेल्ट मध्य पश्चिम में चाहते हैं। आइए उन नौकरियों को अच्छे पुराने अमेरिका में वापस लाते हैं, और इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी। रस्ट बेल्ट में उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरे अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि जो लोग अधिक पैसा कमाते हैं वे उस पैसे को अर्थव्यवस्था में वापस खर्च करेंगे। एक अर्थव्यवस्था है जो बहुत अधिक चक्रीय है, इसलिए अमेरिका के बाहर पैसे जाने के बजाय सामान लाने के लिए यह अमेरिका के भीतर ही घूमता है, नाम मात्र जीडीपी को और अधिक बढ़ाता है। यह तर्क है, और बहुत से लोग जो टैरिफ का समर्थन करते हैं डोनाल्ड ट्रंप इतिहास की ओर इशारा करेंगे और कहेंगे, देखिए हम 1880 के दशक के अंत में अमेरिका में कितने सफल थे। हमारे पास औद्योगिक क्रांति थी और तब हमारे पास टैरिफ थे। तो अगर हमारे पास अब केवल टैरिफ हैं तो हम एक और औद्योगिक क्रांति होने जा रहे हैं। वे केवल उस संबंध को ले रहे हैं और मान रहे हैं कि यह कारण है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अक्सर यह एक बहुत बड़ी गलती होती है। चरण संख्या 2। अब चलिए टैरिफ के खिलाफ
तर्क पर चर्चा करते हैं। खैर, सबसे पहले हम यहाँ अपने छोटे चित्र पर वापस जाते हैं जो हमें दिखाता है कि टैरिफ कैसे काम करते हैं, और हमें समझना होगा दो अलग अलग परिदृश्य हैं। तो पहला परिदृश्य यह होगा कि व्यवसाय या निगम XYZ वास्तव में अमेरिका में मौजूद नहीं है। उदाहरण के लिए, जो अधिकांश सामान आप होम डिपो, वॉलमार्ट, टारगेट से खरीदते हैं वह सब विदेश में उत्पादित होता है। हम इनमें से कोई भी सामान नहीं बनाते यहां अमेरिका में। इस तो व्यवसाय XYZ नहीं है, केवल व्यवसाय ABC है। और आप कहते हैं, खैर जॉर्ज, अगर हम इन टैरिफ को लगाते हैं तो हम अमेरिका में उन व्यवसायों को बनाएंगे। अब वास्तव में नहीं, कई अलग अलग कारणों से। लेकिन पहला कारण सामान बनाना है। यह ऐसा नहीं है जैसे आप एक सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा बना सकते हैं जहां आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। आमतौर पर एक निश्चित उत्पाद को बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाने में साल, कभी कभी तो दशकों भी लगते हैं। तो अब इस पर वापस आते हैं। चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि और XYZ घरेलू अर्थव्यवस्था में भी मौजूद नहीं है। तो हमारे पास, चलिए कहते हैं, होम डिपो, वॉलमार्ट, टारगेट में केवल वही सामान है जो ABC से आ रहा है, और ट्रंप उन पर 100% टैरिफ लगाते हैं। ठीक है, आपके द्वारा दैनिक खरीदे जाने वाले सामान की लागत का क्या होगा? खैर, उनकी कीमतें केवल बढ़ेंगी ही नहीं बल्कि बहुत अधिक बढ़ेंगी। लेकिन जो बात समझने में कठिन है वह यह है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हमें व्यापक स्तर पर महंगाई, उपभोक्ता मूल्य महंगाई मिलेगी, जैसा कि हमने 2020, 2021 और 2022 में देखा। इस पर और अधिक जानकारी चरण संख्या 3 में, जहां मैं आपको अपनी भविष्यवाणी दूंगा कि क्या मुझे लगता है कि ये टैरिफ बनाएंगे। महंगाई, अवमहंगाई या अर्थव्यवस्था के वास्तव में संकुचन से स्पष्ट रूप से अवमूल्यन। लेकिन यहां हमारे दूसरे बिंदु पर वापस आते हुए, आमतौर पर गुणवत्ता भी गिर जाती है। तो कीमतें उन चीजों के साथ बढ़ रही हैं जो आ रही हैं और गुणवत्ता गिर रही है। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि क्योंकि ABC अपने सामान को $10 में बेच रहा है, वहां कोई मांग नहीं है, तो क्या होगा? वे उस सामान को संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात करना बंद कर देंगे। तो फिर प्रभावी रूप से XYZ पूरे उद्योग पर एकाधिकार कर लेता है। अगर उनके पास उद्योग पर एकाधिकार है तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। वे रूपक रूप से मोटे और आलसी हो जाते हैं, और इसलिए जब उन्हें सुरक्षा मिल रही है तो उन्हें सभी उपभोक्ताओं के लिए एक गुणवत्ता वाला उत्पाद क्यों बनाना चाहिए? अपने प्रतिस्पर्धा से, असली सरकार से। और एक त्वरित नोट पर, 2012 में सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने उन देशों में जीवन बिताया है जहां व्यापक टैरिफ हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है जहां घरेलू उपभोक्ता के लिए औसत जो और जेन के लिए गुणवत्ता गिर जाती है। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा जरूरी नहीं है कि कीमतें बढ़ रही हैं या गुणवत्ता गिर रही है। ये टैरिफ राजनीतिक प्रणाली में गहराई से स्थापित हो जाते हैं। केंद्रीय योजनाकारों, तानाशाहों, अभिजात वर्ग के साथ। अगर आप उन्हें ऐसा कहना चाहते हैं, और आप बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार देखते हैं। और मैं यह बताना चाहूंगा कि 1800 के दशक का अंत इसका एक उत्तम उदाहरण है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर हम ये टैरिफ लागू करते हैं तो क्या यह कम केंद्रीय योजना है या अधिक केंद्रीय योजना? स्पष्ट रूप से बहुत अधिक। और वे केंद्रीय योजनाकार विजेताओं और हारने वालों का चयन करेंगे कि किसने उनके लिए वोट दिया या वे किसके दोस्त हैं। यह बिल्कुल भाई भतीजावाद, पूंजीवाद है। यह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, और आपको मेरी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप से पूछें, हम टैरिफ आधारित कर प्रणाली से आयकर में क्यों चले गए, जो अपने आप में भयानक है? संपादक, आइए सीधे कैटो संस्थान के इस लेख पर चलते हैं। साथ ही उच्च टैरिफ संरक्षणवाद ने किराया खोजी हित समूहों को आकर्षित करना जारी रखा, और वे 1800 के दशक के अंत और 1900 के दशक की शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं।
टैरिफ अनुसूची संशोधनों के चारों ओर सार्वजनिक भ्रष्टाचार की अत्यधिक विलासिता 19वीं सदी के अंत में चरम पर पहुंच गई। अंततः सुधारकों ने टैरिफ आधारित राजस्व प्रणाली को छोड़ने की मांग की। चूंकि टैरिफ स्पष्ट रूप से संविधान के तहत एक राजस्व उपकरण थे, एक अलग संघीय कर प्रणाली को बदलने से उनके निरंतरता की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और इस प्रकार संरक्षणवादी हित समूहों के गठबंधन को तोड़ देगा। यह 1913 में अंततः सफल हुए संघीय आयकर आंदोलन के पीछे का मुख्य तर्क था। तो मैं चाहता हूं कि आप सोचें कि आयकर प्रणाली कितनी खराब है अभी, और बस सोचें, वे 1913 में इससे पहले के टैरिफ प्रणाली से एक सुधार थे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप आपको बता रहे हैं वह यह है कि वह एक ऐसे प्रणाली पर लौटना चाहते हैं जो आज हमारे पास मौजूद भयानक प्रणाली से कहीं अधिक खराब थी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक और तर्क को संबोधित करना चाहता हूं जिसे मैंने पहले चरण में नहीं बताया, जिसे मुझे बताना चाहिए था। इस तर्क में हम इसे थोड़ा छूते हैं जब हम 1800 के अंत और 1900 के प्रारंभ में टैरिफ के इतिहास पर चर्चा करते हैं। लेकिन यह विचार है जो डोनाल्ड ट्रंप प्रस्तुत करते हैं कि आप आयकर को कम कर सकते हैं, यदि उन्हें समाप्त नहीं करते हैं तो केवल टैरिफ बढ़ाकर या इन टैरिफ को लागू करके, क्योंकि टैरिफ से उत्पन्न कर राजस्व की मात्रा आयकर से होने वाले राजस्व में कमी को संतुलित करेगी। ठीक है, चलो इस पर विचार करते हैं। अगर हम एबीसी से आने वाले सामान पर 100% टैरिफ लगाते हैं तो शायद कोई भी उन्हें नहीं खरीदेगा। मेरा मतलब है यही लक्ष्य है ना? तो जो होने वाला है वह यह है कि एबीसी अमेरिका को सामान का निर्यात करना बंद कर देगा, क्योंकि वित्तीय दृष्टिकोण से यह अब समझ में नहीं आता। ठीक है, बढ़िया। तो अब चलो इसे एक चरम पर ले चलते हैं और कहते हैं कि आपके पास अमेरिका में आने वाले शून्य आयात हैं। शानदार। आपका कर राजस्व कहां है? यह चला गया। अब मुझे बहुत स्पष्ट होना चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं संघीय सरकार द्वारा कर उत्पन्न करने के पक्ष में हूं। यह एक पूरी तरह से अलग वीडियो का विषय है। मैं केवल इस कथा को संबोधित कर रहा हूं कि अगर हम टैरिफ बढ़ाते हैं या उन्हें शुरू में लागू करते हैं और इसे समझदारी से करते हैं तो यह उस आय की कमी को संतुलित करेगा जो हमें आयकर को कम करने से होगी। और विडंबना है कि मान लीजिए आप वह व्यक्ति हैं जो मानते हैं कि संघीय सरकार को सार्वजनिक भलाई के लिए कर राजस्व एकत्र करना चाहिए। जितनी बेहतर ये संरक्षणवादी नीतियां काम करेंगी, उतने ही कम सामान आएंगे, उतने ही कम कर एकत्र होंगे और आप पूरे सिस्टम के पूरी तरह से बिखरने के करीब पहुंच जाएंगे। और चलो एक बार फिर इतिहास पर वापस चलते हैं। तो हमने वहां एक छोटा संपादन किया, और वैसे मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन मैं कदम संख्या 2 वहां डालना भूल गया। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हमने कदम संख्या 1 को कदम संख्या 2 के दौरान क्यों रखा, तो इसका कारण यह है कि मैं इसे करना भूल गया। ठीक है, ठीक है। आपके लिए कुछ पर्दे के पीछे की जानकारी। तो इतिहास पर वापस आते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि जब टैरिफ बहुत सफल थे, प्रो टैरिफ लोगों के अनुसार 1800 के अंत और 1900 के प्रारंभ में संघीय सरकार का खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, वास्तव में सरकार का खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 5% था। इसका मतलब है कि निजी क्षेत्र आर्थिक उत्पादन का 35% प्रतिनिधित्व करता था। और आपको क्या लगता है कि कौन अधिक कुशल होगा, सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार या निजी क्षेत्र? स्पष्ट उत्तर अब आज यह लगभग 50-50 है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत अधिक लाल फीताशाही, नौकरशाही, नियम आदि हैं जो कि 1880 के अंत में हमारे पास था। और इसलिए भले ही आप यह तर्क करना चाहें कि ये टैरिफ उस समय एक सकारात्मक थे, परिस्थितियां इतनी नाटकीय रूप से भिन्न हैं कि आप सेब और संतरे की तुलना कर रहे हैं। क्योंकि हम जो मान रहे हैं वह यह है कि अगर हमारे पास सरकार इस आकार की होती बजाय इस आकार के, तो यह सच है।
अगर आपने कुछ अलग प्रोत्साहन दिए तो हम विनिर्माण को फिर से यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में ला सकते हैं। लेकिन अभी इन परिस्थितियों में क्या आप अपने $1 अरब को लेंगे और एक ऐसा कारखाना बनाएंगे जो अगले 10 वर्षों तक एक भी उत्पाद नहीं बनाएगा? बस मान लेते हैं कि आपको अपने निवेश पर लाभ मिलेगा, यह जाने बिना कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद राष्ट्रपति कौन होगा और वे कितने बाएं या चलिए कहते हैं समाजवादी होंगे। बेशक आप ऐसा नहीं करेंगे। आप पहले स्थान पर कारखाना बनाने का जोखिम नहीं उठाएंगे क्योंकि आज की परिस्थितियां बहुत भिन्न हैं, जिसका अर्थ है कि नौकरशाही, नियमों की मात्रा और बड़ा अज्ञात जोखिम 1880 के दशक के अंत या 1900 के दशक की शुरुआत की तुलना में बहुत अधिक है, जहां सरकार का आपके व्यवसाय में हस्तक्षेप या एक अत्यधिक सरकार का जोखिम लगभग अस्तित्वहीन था। चरण संख्या 3। तो अब चलिए मेरी भविष्यवाणी पर चर्चा करते हैं। क्या ये टैरिफ बड़े उपभोक्ता मूल्य, मुद्रास्फीति या ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे, जिससे लंबी अवधि के लिए बंधक दरें लगातार बढ़ती जाएंगी? आइए एक चार्ट पर नजर डालते हैं और मूल रूप से आज की तारीख से लेकर ट्रंप के कार्यकाल तक। बाईं ओर 0% से 2% और 2% तक है। मैं इस हरे रंग की रेखा द्वारा दर्शाए गए धन आपूर्ति वृद्धि को देखने से शुरू करना चाहता हूं। अब मेरा आधार मामला यह है कि यह अगले वर्ष में काफी सपाट है, जो पिछले 2 वर्षों में हमने देखा है, जहां यह सपाट रहा है थोड़ा ऊपर यदि हम M2 धन आपूर्ति या M1 जैसे मौद्रिक समुच्चय को देख रहे हैं। संपादक चार्ट दिखाएं ताकि दर्शक समझें कि हम किस पर चर्चा कर रहे हैं। यह सपाट हो या थोड़ा ऊपर, प्रवृत्ति से काफी नीचे है, और यदि यह प्रवृत्ति से नीचे है तो उपभोक्ता कीमतों का फिर से तेज होना बहुत कठिन है। दूसरे शब्दों में 2.5% से 3% से 5% से 7% से 9% तक जाना, जैसे कि हमने 2020, 2021 और 2022 में देखा। तो हालांकि मुझे लगता है कि वॉलमार्ट, होम डिपो, टारगेट पर कीमतें इस नीली रेखा द्वारा दर्शाए गए अनुसार बढ़ेंगी। मुझे नहीं पता कि यदि आप उन सभी सामानों की टोकरी लें जो आप दैनिक खरीदते हैं तो कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। यह 1970 के दशक के प्रकार की महंगाई नहीं होगी। लेकिन चलिए यह भी याद रखें कि भले ही कीमतें थोड़ी बढ़ें, कुल मांग संभवतः घटेगी, क्योंकि हम पहले जिस मौद्रिक घटना के बारे में बात कर चुके हैं, जिसका मतलब है कि उपभोक्ता कम और कम सामान खरीद रहे हैं। और यहां सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जीवन स्तर घटता है। क्यों? क्योंकि मैंने इन वीडियो में कई बार कहा है कि धन का माप मुद्रा इकाइयां नहीं है। यह डॉलर नहीं है, यह बिटकॉइन नहीं है, यह सोना नहीं है। यह बस इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी चीजें हैं और उन चीजों की गुणवत्ता क्या है जिस तक आपकी पहुंच है। यह एक रेगिस्तानी द्वीप पर फंसे होने की तरह है, और मान लीजिए कि आपके पास केवल 2 नारियल, थोड़ा रेत और पानी है, लेकिन आपके पास एक बड़े संदूक में $1 अरब है। क्या आप अमीर हैं या गरीब? जवाब है आप गरीब हैं। तो ये टैरिफ संभवतः किस चीज की ओर ले जाएंगे? भले ही हमारे पास उपभोक्ता मूल्य वृद्धि न हो, यह जीवन स्तर को कम करेगा, क्योंकि अमेरिकियों के पास कम चीजों तक पहुंच होगी। जो सामान लाल रेखा द्वारा दर्शाया गया है, और फिर से जो सामान वे खरीद सकते हैं, उसकी गुणवत्ता संभवतः कम होगी। और यह तब है यदि 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 डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में उन टैरिफ को लागू करने में सक्षम होते हैं जिस हद तक वह चुनावी प्रचार में बड़ाई कर रहे थे। अधिक सामग्री के लिए जो आपको धन बनाने और नियंत्रण से बाहर के केंद्रीय बैंकों और बड़े सरकारों की दुनिया में फलने फूलने में मदद करेगी, इस प्लेलिस्ट को देखें और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।